फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के ही बचे हुए पॉइंट्स को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था कि मौलिक अधिकार नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार होता है जो देश की संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में 6 तरह का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है, जिसमें से 4 मौलिक अधिकार को हमने इस मौलिक अधिकार के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में ही अच्छे से समझ लिया था। बाकी 2 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और इसके अलावा भी मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार हमको अब जानना है, क्योंकि 4 तक हमने समझ लिया है इस मौलिक अधिकार के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो ये जो 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है, इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है वो केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग को ही दिया गया है। अल्पसंख्यक, जैसा कि हम जानते हैं, जिनकी संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जात, धर्म और भाषा के आधार पे जिसकी संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन भारत में मुख्य रूप से धर्म के आधार पे 6 समुदाय के लोगों को ही अल्पसंख्यक माना गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। यहूदी नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 समुदाय है जिसको भारत में अल्पसंख्यक माना गया है। तो देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 29 जो कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा और अपनी लिपि को जीवित रख सकते हैं और इस आधार पे कोई भी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान उनके प्रवेश से नहीं रोक सकती है। कहने का अर्थ हुआ कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं, हम जानते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका भाषा, उनका लिपि, उनका संस्कृति अलग होगा और उनकी शिक्षा भी अलग होंगी। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनुच्छेद 29 के तहत ये छूट दिया गया, ये अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी शिक्षा एवं अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, अर्थात उसका पालन कर सकते हैं। और केवल शिक्षा, केवल संस्कृति, केवल लिपि, है ना, या केवल भाषा के आधार पे किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को किसी भी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, यानी कि उनके एडमिशन से उनको मना नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 29 में मेंशन किया गया है। तो कुल मिला के ये अल्पसंख्यकों को ही ये अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 29 में साफ कहा गया। उसके बाद अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को जीवित रखने के लिए, अनुच्छेद 29 में कहा गया कि वो जीवित रख सकते हैं, और अनुच्छेद 30 में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को जीवित रखने के लिए अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, यानी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रशासन भी चला सकते हैं। और सरकार जो है इसके लिए उनको अनुदान भी देगी, यानी सहायता राशि भी सरकार उनको प्रदान करेगी, कोई भेदभाव न करते हुए, है ना। ऐसे शिक्षण संस्थान को सरकार क्या देगी, तो अनुदान देगी, यानी सहायता राशि भी देगी। अगर कोई अल्पसंख्यक, है ना, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को जीवित रखने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान का स्थापना करता है, तो सरकार उसको, है ना, सरकार उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी ग्रोइंग के लिए सरकार क्या करेगी, तो उसको अनुदान भी देगी, कोई, यानी बिना कोई भेदभाव करते हुए। तो ये मुख्य रूप से केवल और केवल अल्पसंख्यकों को ही दिया गया अधिकार है, तो इसीलिए इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है।
तो ये हमने समझा पांचवा मौलिक अधिकार जो था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये केवल और केवल अनुच्छेद 32 में ही वर्णित है। इसी अधिकार को, इसी संवैधानिक उपचार के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने इसी संवैधानिक उपचार के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी, इस पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में भी हमने बताया था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि संविधान की आत्मा, सिंपल ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाए, केवल ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, तो प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम दिया जाए, है ना, बी आर अम्बेडकर का नाम दिया जाए, कहा जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को। इस संवैधानिक उपचार के तहत अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि ड्यू टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ड्यू टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन अपील टू द SC एंड HC, यानी अगर मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 5 मौलिक अधिकार है ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन 5 में से किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा या किसी के भी द्वारा, इस 5 में से किसी भी मौलिक अधिकार का, किसी भी नागरिक के इस 5 में से किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन किया जाता है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 ये हमको अधिकार देता है कि हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसके तहत अनुच्छेद 32 भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के किसी भी नागरिक का, है ना, या किसी के भी मौलिक अधिकार का अगर हनन किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है उससे ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ़ क्या कर सकता है, तो अर्जी दायर कर सकता है, यानी कि अपील कर सकता है। जब हम अपील करेंगे तो क्या होगा, द SC यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, द SC अंडर आर्टिकल 32 एंड HC अंडर आर्टिकल 226 हैव द राइट टू इश्यू 5 writs फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हम अपील करेंगे तो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 तरह का रीट जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रीट जारी करेगी और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह का रीट जारी करेगी हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। यानी हमारे ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार है उसमें से किसी का भी अगर हनन किया जा रहा है तो उसके संरक्षण के लिए, है ना, जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करेंगे अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत क्या करेगी, 5 तरह का रीट जारी करेगी हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जिसका हनन किया जा रहा है किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के भी द्वारा हनन किया जा रहा है उसके संरक्षण के लिए। अब हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 तरह का जो रीट जारी करती है वो 5 रीट क्या होता है ना, और कब जो है किस परिस्थिति में कौन सा रीट जारी करती है। तो ये 5 अलग अलग रीट हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रीट सुप्रीम कोर्ट तब जारी करती है जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है ना, जिस अधिकारी ने उसे बंदी बनाया है उन्होंने अवैध रूप से, है ना, उसे बंदी बनाया है, तब उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील जारी किया जाता है।
तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होती है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला रिट जारी करती है और उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को ये आदेश देती है कि निश्चित समय है ना, निश्चित समय के अंदर निश्चित स्थान पर उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को पेश किया जाए, जहाँ पे उसके बंदी बनाए हुए के कारणों पर बंदी बनाए गए कारणों पर विचार विमर्श किया जा सके और ये जांच किया जा सके कि उसे सही वैध रूप से या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है ये किसी बंदी बनाए हुए व्यक्ति के अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब बंदी बनाया हुआ व्यक्ति ये अपील कब करेगा? जब उसे लगेगा कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब ये बंदी बनाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगी और इसके द्वारा है ना बंदी बनाए गए अधिकारी को ये आदेश देगी कि उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पेश किया जाए, निश्चित समय के अंदर निश्चित स्थान पर पेश किया जाए, ताकि उसके बंदी बनाए हुए कारणों पर विचार विमर्श किया जा सके। तो ये समझ गए। दूसरा है परमादेश। परमादेश ये रीट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती है, तो ये परमादेश रीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना ये रीट जारी करती है और उस व्यक्ति को आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। यानी कोई पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है ना, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तब जो है ये रीट जारी किया जाता है परमा आदेश। और इसके द्वारा जिसको बोलते हैं मैंडेट है ना, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को या उस संस्था को आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। तीसरा है प्रतिषेध लेख। ये रीट तब जारी किया जाता है, ये रीट मतलब जारी किया जाता है निम्न न्यायालयों को है ना, निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। निम्न न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे के जो न्यायालय हैं उन पर ये रीट जारी किया जाता है, उनके लिए ये रीट जारी किया जाता है कि उनको ये प्रतिषेध लेख के द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, कृपया इस मामले पर आप सुनवाई न करें। समझ रहे हैं ना। ये जो प्रतिषेध लेख है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये जो रीट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है केवल किसके लिए? तो निचले न्यायालय के लिए है ना, निम्न न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये जो मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इस पर आप सुनवाई न करें है ना। ये है प्रतिषेध लेख यानी प्रोहाइबिशन, यानी कि इस पर आपको सुनवाई नहीं करना है क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का। प्रोहाइबिशन से ही हम समझ सकते हैं इसमें मना किया जाता है, समझ लेना। चौथा है उत्प्रेषण। ये भी जो रीट है ये भी निम्न न्यायालय के लिए ही जारी किया जाता है, यानी निचले न्यायालय के लिए, अधीनस्थ न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जो न्यायालय होते हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। और ये तब जारी किया जाता है जब बहुत सारा मामला जो है अधीनस्थ न्यायालय या निम्न न्यायालय में बहुत सारा मामला पड़ा रहता है, तो ये रीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय यानी निम्न न्यायालय को आदेश देती है कि आपके यहाँ जो मुकदमे लंबित हैं उसको आगे भेजा जाए, यानी उसको वरिष्ठ न्यायालय में भेजा जाए है ना। ये रीट कब जारी किया जाता है? तो ये रीट जारी किया जाता है जब बहुत सारा मुकदमा है ना निचले न्यायालय में लंबित पड़ा रहता है, तो ये उत्प्रेषण वाला रीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है निम्न न्यायालय को आदेश देती है कि अपने यहाँ पड़े हुए मुकदमे को, अपने यहाँ लंबित पड़े हुए मुकदमे को वो क्या करें? तो वरिष्ठ न्यायालय में भेजे ताकि उस पर सुनवाई किया जा सके। पाँचवा है अधिकार परीक्षा लेख। ये रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद पर कार्य करता रहता है, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से असंवैधानिक रूप से किसी पद पर कार्य करता रहता है ना, तब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये अधिकार परीक्षा लेख जारी करके उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस हक से, आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से है ना, जब कोई व्यक्ति अवैध या असंवैधानिक रूप से किसी पद पर कार्य करते रहता है जबकि वो उस पद का हकदार नहीं होता है, तो ये अधिकार परीक्षा लेख है ना, राइट्स इंक्वायरी, अधिकार परीक्षा लेख
राइट्स इंक्वायरी, ये रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति से है ना पूछा जाता है कि आप किस आधार पे इस पद पर काम कर रहे हैं। तो ये हमने समझा, ये 5 तरह का रिट था। अब हम मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। सवाल ये आता है कि जब हमने पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 में है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा अनुच्छेद नहीं पढ़ा, तो अनुच्छेद 12 तो पढ़ भी नहीं किया है ना। हम बार बार बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, हर जगह पे दिया रहता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा है। तो 12 तो कहीं पे पढ़ा ही नहीं गया, पूरा मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, 6 का 6 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, लेकिन अनुच्छेद 12 को नहीं पढ़ा, 13 को नहीं पढ़ा है ना, अनुच्छेद 31 को नहीं पढ़ा। ऐसे तो हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, अनुच्छेद 31 में ही संपत्ति का अधिकार था जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये तो हम समझ गए कुल मिला के अनुच्छेद 31 है ना। अनुच्छेद 33 नहीं पढ़े, 34 नहीं पढ़े, 35 नहीं पढ़े है ना, 32 तक ही पढ़े, उसका 33, 34, 35 नहीं पढ़े, 12, 13 नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट 14 से शुरू किए थे समता के अधिकार में, 14 में था विधि के समक्ष समानता, वहीं से शुरू किए थे। तो इसको हम समझते हैं। इसको मौलिक अधिकार में पढ़ा तो मतलब आमतौर पे पढ़ा तो नहीं जाता है, लेकिन अगर हम गहराई से पढ़ना चाह रहे हैं है ना तो हमें पढ़ना है, क्योंकि यानी हायर लेवल के एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे PCS या UPSC में कई बार पूछ दिया गया है। तो हम इसको समझते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ बताया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, तो राज्य के अर्थ को समझाया गया है, यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। बताया गया है कि राज्य का अर्थ संघ है। क्या बताया गया है, राज्य का अर्थ संघ है और राज्य के अंतर्गत ही संसद, राज्य सरकार, विधान परिषद, पदाधिकारी और अन्य अधिकारी ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, यानी देश के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, क्या बातें अनुच्छेद 13 में है, तो मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक कानून शून्य हो जाएंगे। यानी संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे मौलिक अधिकार को हानि पहुंचता है ना, जिससे मौलिक अधिकार डाउन होता है, जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है, जिससे मौलिक अधिकार का अपमान हो रहा है, तो न्यायालय द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कानून बनाइए जिससे मौलिक अधिकार का हनन न हो, जिससे आदमी के मौलिक अधिकार पे कोई नुकसान न पहुँचे, तभी उस कानून को लागू किया जा सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 13 में मेंशन किया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब तो अनुच्छेद 300 के ए में चला गया है ना। अनुच्छेद 33 के तहत संसद, सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के लोगों को मौलिक अधिकार से कुछ हद तक वंचित कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं सेना या खुफिया विभाग या सशस्त्र बल के लोगों को है ना कुछ बहुत सारा मौलिक अधिकार है जिससे उनको वंचित किया जाता है। यानी सेना में जो लोग होते हैं, खुफिया विभाग या फिर सशस्त्र बल में जो लोग होते हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है। तो ये जो अधिकार दिया गया है जिससे सरकार के द्वारा उनको बहुत सारे मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, ये अधिकार किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 में ही ये अधिकार दिया गया है कि संसद जो है कानून बना के सेना, खुफिया विभाग या सशस्त्र बल के मौलिक अधिकार को कुछ हद तक सीमित कर सकते हैं। यानी उनको कुछ मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है संसद के द्वारा, क्योंकि ये देश हित के लिए है, इसीलिए यह अनुच्छेद 33 में कहा गया। अनुच्छेद 34 के तहत क्या है, अगर देश में है ना मार्शल लॉ या सैन्य कानून लग जाता है तो संसद जो है कानून बना के लोगों को उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर सकती है। अनुच्छेद 34 के तहत ये अधिकार दिया गया है संसद को। अनुच्छेद 35 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है ना, संसद मौलिक अधिकार के विषय में कानून बना सकती है। यानी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकती है। यानी 33, 34 और 35 तीनों में संसद को ही अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के संबंध में ही। मौलिक अधिकार के संबंध में ना ये तीनों बातें हैं, तो कुल मिला के मौलिक अधिकार से ही जुड़ा हुआ है। 35 में क्या है,
तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद जो है मौलिक अधिकार के विषय में कानून बना सकती है। 34 के तहत मार्शल लॉ या सैन्य कानून लग जाने की स्थिति में संसद जो है लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित कर सकती है कानून बना के। 33 के तहत संसद जो है कानून बना के सशस्त्र बल, सेना या खुफिया विभाग के लोगों को कुछ हद तक मौलिक अधिकार से वंचित कर सकती है कानून बना के। समझ गए। 13 के तहत कोई भी ऐसा कानून नहीं लागू किया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार का अपमान होता हो, जिससे मौलिक अधिकार का नुकसान हो रहा हो, यानी कि जिससे मौलिक अधिकार डाउन हो रहा हो, है ना। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ को बताया गया कि राज्य का अर्थ संघ है। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात के समय अर्थात नेशनल इमरजेंसी के समय जब भारत में, है ना, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा तो वैसी स्थिति में सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ये इतना सारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, ये सारा का सारा मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएगा। कब? तो राष्ट्रीय आपात के समय अर्थात नेशनल इमरजेंसी के समय सारे के सारे मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल किसको छोड़कर? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हर जगह पे ये पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय आपात के समय किस मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगला है कि केवल भारतीय, वैसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हमने मेंशन किया है कि वैसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, है ना। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मौलिक अधिकार है केवल किसको प्राप्त है? भारतीय लोगों को ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसके बाद भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, यानी वैसा मौलिक अधिकार जो भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। वो मौलिक अधिकार कौन है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14, उसके बाद 20, 21 का क, उसके बाद 23, उसके बाद 23, 24 यानी 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी केवल भारतीयों को प्राप्त छोड़कर वाले को, यानी केवल भारतीय को जो अधिकार प्राप्त है उसको छोड़ के, है ना। ये 14, 20, 21 का क, 23, 24, है ना, 25 और यानी 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28, 23 से लेकर 24, 14, 20, 21 और 21 का क। ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। केवल भारतीय को कौन प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30, है ना। ये क्या है? तो केवल भारतीय को प्राप्त है। ये भी याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, है ना। हमेशा ये क्या करना है तो अपने दिमाग में सेट करके रखना है, याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसको हमने समझ लिया, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई। अब हम समझते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस बात को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला विवाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद, है ना। सबसे पहला विवाद हुआ कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसी प्रश्न को लेकर, है ना, सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ, है ना। पहला विवाद शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ विवाद जो 1951 में हुआ। इस विवाद में, है ना, इस विवाद में ये बातें कही गई कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का अधिकार है ना, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये अधिकार है। तो इसमें ये इस शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ विवाद 1951 में ये बातें कही गई कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार, है ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार विवाद 1965 में भी इसी बात को दोहराया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है गोलका नाथ
है ना, गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, गोलकानाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद 1967, इसमें ये बातें कही गई कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या इसमें इस विवाद में क्या निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो ये निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया, बाकी सब में है ना सही लगाया, इसका मतलब किया जा सकता है। जहाँ पे क्रॉस लगाया है उसमें निर्णय दिया गया कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, जैसा कि हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, इस विवाद में ये निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा संशोधन जिससे कि संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन न आए। संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया 1973 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। और संविधान का मूलभूत ढांचा कौन है, ये कौन परिभाषित करेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट ही परिभाषित करेगी। जब उसके सामने कोई मामला आएगा तो उस हिसाब से वो परिभाषित करेगी। उसके बाद है ना अंतिम विवाद था मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ विवाद, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980, है ना। इसमें भी यही कहा गया मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की आधारभूत यानी कि मूलभूत लक्षणों की रक्षा करने का जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, न्यायालय के पास है। इसीलिए न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायालय क्या कर सकती है? तो उसका पुनरावलोकन कर सकती है, क्योंकि संविधान के आधारभूत यानी कि मूलभूत लक्षणों के रक्षा करने का जिम्मेवारी न्यायालय के पास है। तो ये था मौलिक अधिकार चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हमने इन सारी बातों को कवर किया है। तो आज के इसी वीडियो लेक्चर के साथ, इसी मौलिक अधिकार के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के साथ ही मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रयास किया है कि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो भी बातें थी सभी को कवर किया जाए, और हमने पार्ट 1 मौलिक अधिकार के वीडियो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा हमने मौलिक अधिकार से जुड़े हुए सारी बातों को कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो लेक्चर यानी कि मौलिक अधिकार पार्ट 2 भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, ताकि हम आगे आपके लिए इसी तरह अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।